अब देखिए 15 से 30 तक के 5 के गुणज निकालने, तो मल्टीप्लस यानी कि गुणज होते क्या हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुणज कुछ नहीं होता, जैसे आप जो जिस नंबर का गुणज पूछा है ना उसका टेबल खोल दीजिए। 5 की टेबल क्या होगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है 15, और ये आपको 20 आ जाएगा, फिर आपको 25 आ जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर आपको 35 आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं 15 से 30 तक के बीच में होनी चाहिए, तो 15 से 30 तक के बीच में कितने गुणज आ रहे हैं, 1 2 1 सेकेंड 20 25 और आपका 30, ठीक है, यानी कि 4 गुणज ऐसे हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं। तो 15 प्लस इनका क्या पूछ रहा है, योगफल, ठीक है, तो 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। अब देखिए उसने क्या दे रखा है, प्लस 24 और 40 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे, 24 का अलग से निकालिए, तो 2 से ही हो गया 12, 2 से ही हो गया आपका 6 टाइम्स, 2 से ये गया आपका 3 टाइम्स, और 3 से आपका गया 1 टाइम्स। अब ऐसे ही हम 40 का निकालेंगे, तो 40 का सबसे मिनिमम संख्या आपकी 2 है, 20 टाइम्स से आएगा, फिर आपका 2 से 10 टाइम्स से आएगा, फिर आपका 2 से 5 टाइम्स से आएगा, और फिर आपका ये 5 से 5 टाइम्स आएगा। अब ये दोनों संख्या में जो कॉमन होता है वही हमारा होता है HCF, ठीक है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है, 2 पहले हम लिख लेते हैं, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, फिर से 2 लिख लिया, ठीक। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, तो ये फिर से 2 हो गया। अब देखिए 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो बस इतने ही गुणज हमारे यहाँ पर होंगे, 2 4 6, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो HCF कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब जो एक संख्या 1 होती है ना, तो वो भाज्य संख्या होती है ना वो अभाज्य संख्या होती है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। अब फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब देखिए आपने क्या कर लिया, इसके सारे गुणजफलों का योग निकाल लिया, आपका 90 हो गया ये, ठीक। इसका हमने HCF निकाल लिया, 8 आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लिया। कुछ नहीं करना है, जोड़ना है और घटाना है। पहले आप इन सब का योग लिख लीजिए 90, फिर प्लस लगाए बीच में, प्लस 8 माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसको ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 96 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 टू ऑब्टेन द नंबर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो अभी आपको 2 से 3 वीडियो कवर हो चुकी हैं, और ये एटलीस्ट 2 टाइम्स रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है मैं आपको बता दूं, कि आपसे बोल रहा है कि संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए। देखिए जो आपसे कहा जा रहा है ना वही कीजिए, जैसे 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006, इसमें क्या करा, क्या जोड़ा जाए, तो हमको पता नहीं क्या जोड़ा था, हमने x मान लिया, इक्वल्स टू कितना प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को करेंगे ऐड। तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो याद आएगा आपको 6 और ये पॉइंट, तो पॉइंट, और ये आपको 6, तो 6 आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, और फिर से आपको 6 आ जाएगा, प्लस x इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 7, ठीक। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 7 इक्वल्स में, अब ये जो संख्या है वो हमारी प्लस में इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये आपका हो जाएगा -6.666, और जब हम इसको 7 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.334, और यही हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 5 consecutive even numbers is 60, what will be the sum if the next 2 even numbers are also added to it। यानी कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 दे रखा है, यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाएं तो योगफल क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। अब देखिए 5 क्रमागत संख्या यानी कि पहली होगी x, दूसरे होगी हमारा x+2। x + 2 क्यों लिया है हमने, क्योंकि सम संख्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्या। अगर ओनली ये बोलता 5 क्रमागत संख्या है तो हम इसको लेते x, x+1, x+2, x+3, लेकिन ये सम संख्या बोल रहे हैं इसलिए हम क्या लेंगे, x, x+2, x+4, ठीक है, x+6 और x+8, 5 है ना, तो 5 हो गई। इनका योग कितना है, 60 दे रखा है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5x, और ये हो जाएगा आपका 8 और 6 14, 14 4 18, 2 और 20, ठीक है। ये आपका इक्वल्स टू में आ गया 60। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए 5x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40, जब आप 20 60 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 40, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5 से 8 टाइम्स कट गया, x इक्वल टू आ गया 8, ठीक है।
अब x इक्वल टू, क्योंकि 8 है हमने संख्या मानी थी x प्लस 2, तो पहली होगी हमारी संख्या 8, दूसरी हमारी क्या होगी x प्लस 2 यानी कि 10, तीसरी क्या होगी x प्लस 4 यानी कि 8 और 4 आपका हो गया 12। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 16। इसी तरीके से आपकी ये जो 5 संख्या हैं क्रमागत आ गई, लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दिया है। तो अगली 2 सम संख्याएं क्या होंगी 18 और 20। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनको हम 2 से जो है पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है, उनको हम कहते हैं आपकी सम संख्याएं। ठीक है, तो अगर हम 18 और 20 को इसमें हमें और ऐड कर देना है, तो ये आपका हो गया, इन सब का ऐड आपका हो रहा था 60 में अगर हम 18 और 20 और ऐड कर दें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 98, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्केल्स पेंसिल्स एंड इरेजर्स आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 6, 10 एंड रेस्पेक्टिवली, यानी कि स्केल पेंसिल और रबड़ क्रमशः 6, 10, 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है, एवं शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ दीज आइटम्स, तो उसे स्केल पेंसिल तथा रबड़ के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। यानी कि क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्केल्स पेंसिल एंड इरेजर्स रेस्पेक्टिवली ही नीड्स टू बाय। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको 3 से 4 ऐसे लगातार जो है आपको कंटिन्यूसली 3 से 4 डिजिट दे दी जाएँ, ठीक है, और कम से कम वहाँ पे लिखा हो, लीस्ट चीज़ लिखा हो, तो उसका मतलब है आपको उसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। उन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, जिसको हम लासा बोलते हैं, वो निकालना है। ठीक है, 6, 10 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 से, सबसे पहले हम 2 से इसमें करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेते हैं ना, तो 2 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स जाएगा, 2 से 6 टाइम्स आएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 3 का 3 रहेगा, तो ये 2 से 5 रहेगा, और ये 2 से 3 बार कट जाएगा। ठीक, फिर हम यहाँ पर 3 से काटेंगे इसको, तो ये 1, ये 5 और ये फिर 1। हम इसको तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे पूरा 1 1 नहीं हो जाता, फिर 5 से काटेंगे, फिर 1 1 1 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, कितना हो गया, तो 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब क्या पूछ रहा है, उनकी संख्या पूछ रहा है, रबड़ की, पेंसिल की और स्केल की। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड कर देना है। स्केल कितनी है 6, तो 60 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 10 हो गया स्केल। और नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, 10 पेंसिल यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6 आपकी होगी पेंसिल, और 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 5 आपकी होगी रबड़। ठीक है, तो 10, 6 और 5 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिवानी's मदर गेव हर 300 ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन एन एग्जामिनेशन, यानी शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी माँ ने उसे 300 रुपये दिए। शी गेव 1/4 द मनी टू हर ब्रदर, उसने उस राशि में से 1/4 अपने किसको दे दी, भाई को दे दी। बची हुई राशि का 1/3 उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। 1/3 उसने क्या किया, अपनी एक सिस्टर को दे दी, यंगर सिस्टर को। और बची हुई धनराशि क्या हुई, जो भी उसके पास बचा देने के बाद वो उसने अपने पास रख लिया। शिवानी ने कितनी धनराशि अपने लिए रखी, ये आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर जाएगी ये, स्टार्टिंग से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, बहुत ईजी होता है। देखिए उसके माने टोटल पैसे से कितने दिए 300। अभी क्या बोल रहा है, 1/4 उसने अपने भाई को दे दी, तो 300 का 1/4 कितना होगा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अभी देखिए इसको काट लेते हैं, जब आपका हो जाए 4 × 7 = 28। ठीक, ये आपका आके 4 × 20 यानी कि 75 जो रुपये हैं वो उसने किसको दे दिए हैं, अपने भाई को दे दिए हैं। अब बची हुई राशि का 1/3 यानी कि 300 में से अब हम 75 घटाएंगे। ठीक है, जब 300 में से 75 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 225। अब उसके पास जो कितने पैसे बचे, अब उस शिवानी के पास 225 रुपये बचे। अब वो क्या कह रहा है कि इसकी ये जो राशि है बची हुई, उसका 1/3 यानी 1/3 उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया। तो 225 का 1/3 निकालेंगे, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 75 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 75 टाइम्स। अब क्या कह रहा है कि बची हुई धनराशि अपने पास रख ली। अब उसके पास कितने पैसे बचे, ठीक है, तो 225 में से जब आप 75 घटाओगे तो उसके पास जो रुपये बचे वो बचे 150 रुपये, और 150 रुपये जो है शिवानी अपने पास अपने लिए रख लेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राघव वांट्स टू परचेज द फॉलोइंग आइटम्स, प्राइसेस एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड आर एन गिवन बिलो, यानी कि
राघव जो है कुछ चीज़ें परचेज़ करना चाहता है, उनकी प्राइस दी गई है और क्वांटिटी दी गई है। जैसे कि आपका दूध दिया गया है, दूध वो कितना ख़रीदना चाहता है, 1 लीटर ख़रीदना चाहता है, जो कितने का है आपका 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है। दही वो कितना ख़रीदना चाहता है, दही ख़रीदना चाहता है वो 250 ग्राम, जो कितना है 80 रुपये पर किलोग्राम है। ऐसे ही आम और केला वो ख़रीदना चाहता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि उसके पास 190 रुपये हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। उसके पास टोटल रुपये कितने हैं, 90 रुपीज़ हैं उसके पास, ठीक है। अब देखिए 1 लीटर दूध के लिए कितनी राशि खर्च हो जाएगी, तो देखिए 50 रुपये प्रति लीटर है दूध, तो 50 रुपये तो उसके किस में हो गए, दूध में ही हो जाएंगे अगर वो 1 लीटर दूध खरीदता है ना। अब देखिए अगर हम आगे देखते हैं तो ये देखिए उसके बाद अगर हम दही की बात करें तो 250 ग्राम को क्या ले रहा है, दही ले रहा है ना। तो देखिए 250 ग्राम अगर वो दही लेगा और हमारा दही है क्या 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में होता है आपका 1000 ग्राम। क्या होता है 1000 ग्राम। देखिए जब हम किलोग्राम से ग्राम में करते हैं तो हम 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन जब हम इसको उल्टा करना हो ना, ग्राम से किलोग्राम में करना हो, तो हम 1000 से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, यानी कि 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम करेंगे चेंज, तो 80 गुणा 250 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 20 रुपये जो है उसको दही के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा आम, तो आम कितने खरीदे हैं उसने, आम खरीदे हैं 1.5 किलो, आम है कितने 60 रुपये प्रति किलो, ठीक। अब 1.5 किलो का मतलब यहाँ क्या हो गया, तो ये एक मिश्रित भिन्न है, एक सही एक बटे 2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाली संख्या हो जाती है ऐड, तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 आम वो खरीद रहा है, ठीक। तो 3/2 आम के लिए कितनी राशि खर्च होगी, तो 60 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 × 3/2 हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90, यानी 90 रुपये उसने दे दिए आम के लिए। नेक्स्ट हमारा बच्चा आधा दर्जन हो गया खरीद रहा है, केले खरीद रहा है 4 रुपये प्रत्येक के, तो आधा दर्जन केले के लिए क्या हो जाएगा 4 × 6, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 64। अब देखिए टोटल जो उसको पैसे लगे वो कितने लगे, तो इन सभी को हम कर लेंगे ऐड, और जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 184, यानी कि 184। अब राघव के पास टोटल रुपये कितने हैं 190। अब उसमें से उसने ये सारा आइटम जब खरीदा तो 184 रुपये उसके क्या हुए, खर्च हो गए, तो यानी अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं, 6 रुपये बचे हैं। अब हम कथन को पढ़ लेते हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है, उसके पास अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए यथार्थ रूप से पूरी धनराशि है, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, उसके पास 6 रुपये कम पड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास कम पड़ रहे हैं, उसके पास तो 6 रुपये बचे और हैं ना। तीसरा क्या कह रहा है, उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल सही कहा है इसने। अगर हम 75 ग्राम दही खरीदेंगे तो 75 ग्राम दही कितने का हो जाएगा 80, क्योंकि आपका ये 80 किलोग्राम के हिसाब से दिया गया आपका दही है ना, 80 रुपये प्रति किलोग्राम है आपका दही। तो 80 × 35, क्योंकि हम इसे किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं तो आपका हो गया 1000, यानी कि 6 रुपये उसको किसके लिए देने पड़ेंगे, 75 ग्राम दही, और उसके पास 6 रुपये ही बचे थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 3 राइट एंगल्स, यानी कि 3 समकोण बराबर 300। अब देखिए 3 समकोण का मतलब क्या हो गया, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, वह कोण जो 90 डिग्री का होता है। तो 3 समकोण यानी कि 90 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 × 27, यानी कि हो गया आपका 270। और ये क्या कह रहा है कि ये 300 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, हमें बताना है सही। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 3 सही 1/2 समकोण बराबर 350, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 3 दूनी 6, 6 और 1 7, मिश्रित भिन्न भी बताई थी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका 7/2 × 90 समकोण, ये आपका कट जाएगा 45 टाइम्स, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और 3 और 1, यानी कि 315, ठीक है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं हो सकती हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी इसमें से राइट एंगल की जो लेंथ है वो नहीं हो सकती है। द फॉलोइंग कांट बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो देखिए इसकी एक थ्योरम होती है, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है, इट मीन्स दैट इसमें आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि जो 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर का वर्ग का योगफल कर्ण के
स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखेंगे तो 17 क्या है, सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाएं यानी कि 15 का वर्ग प्लस 8 स्क्वायर यानी 8 के वर्ग के क्या है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन में लिखा क्या है कि कौन सी लंबाई नहीं हो सकती हैं। नेगेटिव, देखिए नेगेटिव लिखा हुआ है, तो हमें ये ऐसा ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल इक्वल आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी भी देखिए बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, 100 इक्वल टू 100 आ गया। लेकिन ऑप्शन अगर हम सी को देखें तो सी में देखिए क्या दिया गया है, 4 5 6, सबसे बड़ी भुजा क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बराबर में 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 36, ये 25 प्लस 16, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 41 और इधर आपका 36, यानी ये इसके बराबर नहीं है। तो यही हमारा आंसर जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैव रेशनल सिमेट्री, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में गुणन सममिति होती है। ठीक है, यही आपको इसमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। कोई भी आकृति जिसमें बिंदु समरूपता है, सममिति के उस बिंदु के चारों ओर गूढ़ी समरूपता प्रदर्शित करती है। अतः जिन अक्षरों में बिंदु सममिति में होती है उनमें निश्चित रूप से गूढ़ी सममिति होगी। इसके अंतर्गत आने वाले अंग्रेजी अक्षर हैं आपका H, I, N, O, S, X और Z। ठीक है, तो इसमें जो टोटल अक्षर होते हैं वो होते हैं आपके 7 यानी कि 7। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार सीट के सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिए गए। इस प्रकार शेष बची सीट का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है पहले भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो आपको देखना है फ्रॉम ए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगुलर शीट, स्क्वायर्स ऑफ साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर कट ऑफ फ्रॉम द ऑल द कॉर्नर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। ठीक, अब देखिए इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं। स्क्वायर आयताकार बोल रहा है यानी कि रेक्टेंगुलर है, तो हमने आयताकार ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो भुजाएं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई और ये चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब ये कह क्या रहा है कि इसके जो चारों कोने हैं उसमें से हमने क्या किया है, 3-3 सेंटीमीटर का क्या काट लिया है, एक छोटा सा स्क्वायर यानी कि वर्ग काट लिया है। तो ये कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए काटने के बाद। ठीक, अब देखिए जब हम इसको काट लेंगे, देखिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर आपने काट लिया, यहाँ से 3 सेंटीमीटर काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया। अब देखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप यहाँ से 3 काटोगे तो यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, ऐसे ही आपका चारों कोनों से कटेगा। ठीक है, अब देखिए आयताकार सीट का क्षेत्रफल -4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, ये कैसे निकाला, तो ये आपका शेष बची हुई सीट। देखिए अगर आप इसमें से स्क्वायर काटोगे तो ये जो आपकी शेप बनेगी ना, आकृति बनेगी, वो कुछ इस टाइप की बनेगी। ये देखो इस टाइप की आकृति बन जाएगी आपकी। अगर इसमें से आप स्क्वायर काटोगे 3-3 सेंटीमीटर के तो आपकी इस टाइप की आकृति बन जाएगी। पहले किस टाइप की है, ये पहले ऐसी है। ठीक है, इसमें से स्क्वायर यानी वर्ग काटने के बाद ये कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। तो इसके लिए हम कैसे, इसका एक फॉर्मूला है, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बराबर आयताकार सीट का क्षेत्रफल, ठीक है, -4 क्यों लगाया, क्योंकि 4 हमने इसमें क्या काटे हैं, स्क्वायर काटने हैं, -4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लग गया। अब देखिए आयताकार सीट का क्षेत्रफल तो आपका आ गया यहाँ पर 12। अब देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी दे रखी है हमें 12, तो 12 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है 8, -4 वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। अब देखिए वर्ग की भुजा कितनी है, तो ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, 96 - 4 × 9। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व, तो 9 × 4 आ गया आपका 36 और 96 में से 36 से आ गया आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेन P leaves स्टेशन A at 6:40 o'clock एंड रीच स्टेशन B at 21:30 o'clock, यानी कि रेलगाड़ी P स्टेशन A से 6:40 बजे निकलती है और स्टेशन B पर उसी दिन 21:30 पर पहुंचती है। ठीक है, और रेलगाड़ी Q यानी ट्रेन Q लीव्स स्टेशन एट 19:10 o'clock, यानी कि रेलगाड़ी Q क्या करती है, स्टेशन A से 19:10 बजे चलती है और अगले दिन नेक्स्ट डे पहुंचती है 10:50 पर
स्टेशन बी पर, तो आपको ये बताना है कि जो है किस रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचने में, और कितना अधिक जो समय है वो लिया है। आपको किस में निकालना है, तो मिनटों में निकालना है समय, ये दिया गया है। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, टाइम कैलकुलेट करना है कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी पी है उसने कितना टाइम लिया है पहुंचने में, और रेलगाड़ी क्यू है उसने कितना टाइम लिया। ठीक है, हम टाइम काउंट कर लेते हैं। देखिए पहले का लिखा हुआ है 6:40, यानी 6:40 पर निकलती है। ठीक है, जब भी आपको 6:40, 5:40, 5, 4, 3 इस तरीके से अगर दिया हो तो आप समझना कि आपको मॉर्निंग का टाइम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हम मॉर्निंग या इवनिंग किससे समझते हैं, एएम या पीएम से समझते हैं, कि रात का समय है या फिर सुबह का समय। लेकिन जनरली इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एएम या पीएम लिखा हुआ नहीं होता है, तो आपको ऐसे ही समझना है। अगर 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, इट मीन्स कि सुबह की बात हो रही है। और अगर आपसे इस तरीके के नंबर्स दिए रखे हैं 21, 30, ठीक है, 14, 30, 14, 15, 16, 17, यानी कि ये 24 घंटे का टाइम है। इट मीन्स कि 12 बजे के बाद आपका जो टाइम होता है उसको हम एक बोलते हैं, लेकिन ये जो टाइम है 24 घंटे का, इसमें हम बोलेंगे इसको कि 13 बज रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 2 बजे को बोलते हैं 14 बज रहे हैं, और 3 बजे को बोलते हैं 15, 4 बजे को बोलते हैं 16। ठीक है, इसी तरह हम 5 बजे को बोलते हैं 17, 6 बजे को बोलते हैं 18, 7 बजे को बोलते हैं 19, और 8 बजे को बोलते हैं 20, और 9 बजे को बोलते हैं हम 21। ठीक, अब 6:40 से 21:30 तक वो 21:30 पे पहुंच रही है, यानी कि सुबह 6:40 पर निकली और रात को जो है 9:30 पर पहुंच रही है। तो आप टाइम काउंट कर सकते हो। अगर हम डायरेक्टली टाइम काउंट करें तो सुबह के 6 बजे से लेकर के अगर हम देखें तो रात के 12 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा आपका, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक, कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे, और प्लस 2 घंटे और बैठ रहे हैं, तो ये हमारा टोटल जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 14 घंटा 50 मिनट। अगर हम रेलगाड़ी क्यू की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 19:10 पर गाड़ी जो है निकल रही है, कितने पर, 19:10 पर। मतलब क्या हुआ कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 7:10 पर रात को निकल रही है। ठीक है, और दूसरे दिन पहुँच रही है कब, दूसरा दिन पहुंच रही है 10:50 पर। इसका मतलब है कि 10:50 यानी कि सुबह 10 बजे वो पहुंच रही है। तो टाइम काउंट कर लीजिए, रात के 7:30 से लेकर सुबह के 7:30 तक, सुबह के 7:30 तक कितना टाइम हो जाएगा, 7:10 तक अगर हम सीधे सीधे काउंट करें 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, और 8, 9, 10 3 घंटे और, तो 13, 14, 15 घंटे, और क्योंकि ये 10 मिनट है और ये 50 मिनट है तो 40 मिनट। ठीक है, तो 15 घंटा 40 मिनट लगेगा रेलगाड़ी क्यू को। और यही हमसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी रेलगाड़ी लेगी, तो ट्रेन जो क्यू है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, और कितना लेगी, तो वो लेगी आपका 15 घंटा 40 मिनट। ठीक है, कितना समय लेगी, तो देखिए ये 15 घंटा 40 मिनट है, ये 14 घंटा 50 मिनट है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा कि इस ट्रेन क्यू ने पी से कितना ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा, वो आएगा हमारा 50 मिनट्स। क्या आएगा, 50 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फिर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेलगाड़ी क्यू ने अधिक टाइम लिया, कितना अधिक टाइम लिया, तो 50 मिनट ज़्यादा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंकित रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 400, यानी कि अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है, वह उसके प्रति 3 चक्कर लगाता है। वह एक सप्ताह में यानी एक वीक में कितनी जो है दूरी तय करता है, आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्ताकार पथ पर जब वो चक्कर लगा रहा है तो वो कितनी दूरी तय कर रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है, और वो जो राउंड है वो कितना लंबा है, 400 मीटर लंबा। तो देखिए 3 चक्कर लगा रहा है, 400 मीटर लंबा है, यानी कि 3 से हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1200 मीटर, यानी कि 1200 मीटर की दूरी वो एक दिन में तय कर रहा है। कितने दिन में, एक दिन में तय कर रहा है। अब क्योंकि इसको अगर आप आंसर देख रहे हो तो इसमें लिखा हुआ है कितनी दूरी तय करता है, आंसर लिखा है किलोमीटर में निकालिए, तो किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले भी मैंने कई बार बताया है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो किलोमीटर से जब हम मीटर में करते हैं तो 1000 का करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ हमें मीटर से किलोमीटर में करना है तो हम 1000 से करेंगे डिवाइड, और जब हम 1000 से इसको करेंगे डिवाइड तो देखिए अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 1.2 किलोमीटर। ठीक है, अब एक दिन में वो तय करता है 1.2 किलोमीटर, और हमसे पूछा कितना है कि एक सप्ताह में, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 7 का हम कर देंगे 1.2 में मल्टीप्लाई, और ये आपका आ जाएगा
7 और 1.2 यानी कि 7 दूनी 14 और ये आपका आ गया 8.4 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न। आपको एक पैटर्न दिया गया है, आपको ये बताना है, इसको ऑब्जर्व करना है कि अब इसके आगे ये जो संख्या है वो क्या आएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले 1 है, फिर ए है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर बी है, फिर 8 है, फिर 9 है। ठीक है, हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो पता चल रहा है कि यहाँ 1 का पहले अगर हम स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, फिर आपका ए है, ठीक है, फिर आपका 1 का क्यू करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। फिर क्या हो रहा है, उसी संख्या का एक बार स्क्वायर किया जा रहा है, एक बार क्या किया जा रहा है, क्यू किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहले ही 2 का स्क्वायर किया गया है, फिर 2 का क्या आ जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा आपका 8, फिर 3 का स्क्वायर 3 का क्यू, फिर 4 का स्क्वायर 4 का क्यू। ठीक है, ये दिया गया है। और आपका 1 नंबर बाद क्या हो रहा है, ए है, फिर 2 नंबर बाद बी है, फिर 2 नंबर बाद सी है, फिर 2 नंबर बाद डी है, यानी क्रम से आपके अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं। ठीक है, अब 64 के बाद आपका दूसरा नंबर आएगा, वो क्या आएगा, देखिए पहले स्क्वायर आया था, जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर है 9, फिर 3 का क्यू कितना हो गया 27, फिर 4 का स्क्वायर है आपका 16 है, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64। अब हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25। ठीक, और डी था तो डी के बाद आ जाएगा ई, और 5 का हम क्यू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 125, यानी कि 25E 125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 540 स्टूडेंट जो है एक विद्यालय में समूह गाना प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए मतदान किया। 540 विद्यार्थियों ने प्राप्त मतों के आधार पर इन समूह गानों में ABCD को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया, जिनके लिए वृत्त के केंद्र क्रम से 120 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। कितने विद्यार्थियों ने समूह गान बी के लिए मत दिया, ये आपको बताना है। ये सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपका मैंने कल के जो रिसेंटली इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। ठीक है, ये 10 जनवरी का है, इससे पहले 9 जनवरी का जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको हल करवाया था वो बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछा गया था। अब देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पाई चार्ट से करेंगे हम इसको, तो टोटल स्टूडेंट हैं हमारे पास 540। ठीक है, और एक जो गोला होता है पाई चार्ट में वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 540 विद्यार्थी मतलब इक्वल्स टू हो जाएंगे हमारे 360 डिग्री। अब इनको अलग अलग में डिवाइड किया गया है, जैसे ABCD ये चार वृत्त के केंद्र बना दिए गए हैं। इसमें ए का कितना है 120 डिग्री, बी है 80 डिग्री, सी है 70 डिग्री और डी है 90 डिग्री। बी के लिए हमसे पूछा गया है कि समूहगान बी के लिए कितने विद्यार्थियों ने जो है मत दिया है, यानी कि वोट दिया है। तो बी का कितना है 80। ठीक है, बी का 80 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 540 गुणा 80, और कितने का कोण बन रहा है 360। पूरा कोण कितने का बनता है 360। उससे हम कर देते हैं डिवाइड, तो 0 से 0 कट जाएगा और आपका इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 120, यानी कि 120। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल्स हु सम मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ऑब्टेन्ड बाय 4 फ्रेंड्स, यानी कि 4 दोस्त हैं, योगेश, जोसफ, विनीता, देविका। 4 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में और मैथ्स में उनके मार्क्स दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज करेक्ट। निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और ग्रेड में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प पढ़ लेते हैं, विकल्प में क्या कह रहा है। तो पहला विकल्प कह रहा है जोसफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले हैं। देख लेते हैं, जोसफ के मार्क्स अंग्रेजी में 75 हैं और गणित में 68 हैं। तो ये कह रहा है कि अधिकतम मिले हैं, यानी सभी से ज़्यादा मिले हैं, 75 देखिए सबसे ज़्यादा हैं उसके, और इंग्लिश में मैथ्स में उसको सबसे कम मिले हैं, तो 68 बिल्कुल सही कह रहा है। पहला स्टेटमेंट तो सही है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, देविका गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कंबाइंड। देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं देविका की, तो देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों का अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 73 और 76, यानी 6 और 3 9, 7 और 7 14, 149, 149। ऐसे ही इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 9 18 और 7 और 6 आपका 13 और 1 14, 148। जो सब के और ऐड कर रहे हैं अगर हम तो 8 और 5 13, 1, ठीक है, 7 और 7 14, 143। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम योगेश का ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा
जाएगा 4 और 2 6, 7 और 6 136। बिल्कुल सही है। उसने देविका ने जो है दोनों विषयों में मिलाकर मैक्सिमम अंक जो है उसको मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विनीता को अंग्रेजी और गणित दोनों में अधिकतम अंक मिले हैं। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में से सही विकल्प क्या है, यानी कि बिल्कुल राइट जो है ऑप्शन वो है सही बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा कथन सही है। जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले हैं। तो अगर हम इससे देखें तो देखिए जोसेफ का अगर हम देखते हैं तो उसको अंग्रेजी में अधिकतम मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। गणित में भी कम मिले हैं, है ना। नहीं, अंग्रेजी में देखिए उसको अधिकतम मिले हैं लेकिन गणित में उसको न्यूनतम नहीं मिले हैं, क्योंकि गणित में न्यूनतम मार्क्स योगेश के हैं ना कि जोसेफ के। तो सॉरी, क्योंकि मुझसे मैंने देख नहीं पाया 64। ठीक है, मैं सोच रही थी जोसेफ को मिनिमम मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फिलहाल वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। जो देविका है उसको अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं। मैंने आपको सभी स्टूडेंट के ऐड भी करके दिखाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।